नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सीरियल क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीव जनन कैसे करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। आपको तो पता ही है बोर्ड की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए कि ये जो चैप्टर है क्लास 10वीं और क्लास 12वीं दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उनके दोनों के सिलेबस में जो है अब की बार परीक्षाओं में जो है जनन रिप्रोडक्शन टॉपिक डाल दिया गया है। तो चलिए हम इसके जो बेसिक कंसेप्ट है, जहां से आपके आराम से 4 से 5 नंबर आ जाएंगे, उन चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से करके समझेंगे। और बाकी आगे की बातें जो हैं, कई सारे प्रश्न भी डिस्कस करने हैं और टॉपिक थोड़ा लंबा है। अगर इसके लिए 2-3 खंड में वीडियो बनानी पड़े तो कोई बात नहीं, पर आप चैनल पे पूरा का पूरा वीडियो देखा करिए, वीडियो को स्किप मत किया करिए। और रिक्वेस्ट यही है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि पुराने हैं तो जो बोर्ड की तैयारी कर रहे छात्र हैं उन तक, अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और अगर कोई टॉपिक मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं उसे पूरा बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए समय ना गंवाते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक होगा जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ द रिप्रोडक्शन इंड्स इन ह्यूमन या एनिमल्स, जैसा भी आप कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि पहले तो हमारी एक हेडिंग जो हमसे परीक्षा में पूछी जाती है, बताइए जीवन काल किसे कहते हैं। लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन अगर आपको साफ दिख नहीं रहा होगा तो दोस्त हमारी जवाब जो है आप लेक्चर से जो है इसे समझ सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा, जहां से मैंने टॉपिक उठाया बहुत छोटा लिखा था, उसे मैंने जूम करके प्रयास किया खींचने का। थोड़ा बहुत अक्षर फंसे होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप सुनकर भी समझ सकते हैं। कह रहा है कि लाइफ स्पैन किसे कहते हैं, जीवन काल किसे कहते हैं। आपकी पहली हेडिंग होगी जीवन काल किसे कहते हैं, जो कि परीक्षा में पूछ लेता है कभी कभी। तो आप देखिए, कह रहा कि प्रत्येक जीव कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रहता है। उस जीव का जो है वह समय, जिस वक्त वह अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक के जीवन को स्पेंड करता है, उसी समय को यहाँ पर जीवन काल की उपमा दी जाती है, उसे ही जीवन काल कहते हैं। अतः अपनी जाति वंश निरंतरता को बनाए रखने के लिए जैसे जीव उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। पहले तो हम जनन की परिभाषा जान लेते हैं। जनन कहते किसे हैं, जनन किस लिए आवश्यक है। तो कह रहा कि पृथ्वी पर अपनी जाति वंश की निरंतरता, यानी बार बार जो है पृथ्वी पर जो है जीवों की निरंतरता बनी रहे, इसके लिए की गई क्रिया को क्या कहते हैं, हम जनन कहते हैं। जनन कहते हैं, क्या कहते हैं, जनन। यानी पृथ्वी पर कोई जीव समाप्त ना हो जाए, इस क्रिया को निरंतर बनाए रखने के लिए जीवों के मध्य जो भी प्रक्रिया होती है उसे हम जनन कहते हैं। जनन का आधार, कह रहा कि जनन का आधार क्या होना चाहिए दोस्त। तो जनन का आधार होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा कि जनन का आधार, जनन के पश्चात उत्पन्न संतति अपने जनक के समान होती है। जो जनन का आधार होता है, कह रहा कि जनन के पश्चात उत्पन्न जो संतति होती है, उत्पन्न संतति अपने जनक के समान होती है। इनका प्रमुख कारण आनुवांशिक यानी डीएनए होता है, क्योंकि डीएनए ही एक आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। इसलिए कहा कि जो जनन का आधार होता है वह कौन होता है, डीएनए होता है, जो संपूर्ण जीव का आनुवांशिक इकाई माना जाता है। यह जनन कोशिका केंद्रक के संगणित गुणसूत्र के रूप में उपस्थित होता है, डीएनए, ठीक है ना दोस्त। यानी गुणसूत्र के रूप में मनुष्य के शरीर की यानी कोशिका में डीएनए एकत्रित होता है। इसमें आनुवांशिक गुणों का संदेश छुपा होता है जो जनक संतति पीढ़ी में जाता है। जनक से संतति की जो है कोशिका में जाता है। डीएनए के द्वारा छुपे हुए लक्षण जो है जनकों से संततियों में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। इसमें आनुवांशिक गुणों का संदेश छुपा होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले संदेश इसमें छुपे होते हैं। और आगे कह रहा कि परंतु इन संततियों में कभी कभी वातावरणीय कारकों द्वारा डीएनए की संरचना में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, और जिससे जो है क्या होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि जनक से संतति में जो लक्षण जानने चाहिए थे उनके आनुवांशिक पदार्थों द्वारा उन पर जो है वातावरणीय दशाएं क्या हो जाती हैं, हावी हो जाती हैं, जिनसे क्या हो जाता है, जनकों के जो है
जीनों में परिवर्तन हो जाता है और संततियों पर इसका प्रभाव जो है विभिन्नता के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्त, तो जिन्हें विभिन्नताएं कहते हैं, कहा कि विभिन्नताओं की अनुपस्थिति में कोई जाति विकास नहीं कर सकती। ऐसा होने पर जाति का सभी सदस्य समान होंगे, यानी एक जाति के सभी सदस्य क्या होते हैं, समान होते हैं। आखिर बता रहा विभिन्नताएं होती क्या हैं और इसका महत्व क्या है। कह रहा कि डीएनए की संरचना में कभी कभी जो है वातावरणीय दशाएं, वायुमंडलीय दशाएं या कैसे कुछ व्यवहारिक दशाएं जो अपना प्रभाव दिखाती हैं, तो जीनों में परिवर्तन आ जाता है और जो जीनों में परिवर्तन आता है वह पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक परिवर्तन का रूप धारण कर लेता है। तो विभिन्नता के महत्व देखते हैं। कह रहा कि विभिन्नता के निम्नलिखित महत्व हैं। कह रहा कि ये पर्यावरणीय परिवर्तनों के लिए अनुकूलन का कार्य करते हैं, यानी पर्यावरण जैसे जैसे बदलता है उसके पूर्व अनुकूलन का काम जो है क्या करते हैं, जीन करते हैं। ये जाति के अस्तित्व के संघर्ष में सहायक होते हैं। ये उन्नत जातियों के निर्माण एवं विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। विभिन्नताएं होना बहुत जरूरी है दोस्त। जीवों में विभिन्नताएं यदि होती है तभी जीव क्या कर पाता है, डेवलप हो पाता है। कहा कि इनके द्वारा नए लक्षणों का विकास होता है। ये जाति निर्माण में सहायक होते हैं। जाति निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जनन के प्रकार, जनन मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। कह कौन कौन से, जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताया गया था, लेकिन विस्तार के लिए तो इस क्लास में आपको बताया ही जाएगा। जनन मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। पहला होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अलैंगिक जनन का एक और नाम है एकल जीवों में प्रजनन की विधि या एकल जीव जनन भी कहते हैं। अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो आगे बढ़ें, चलते हैं, जानते हैं क्या होता है अलैंगिक जनन। थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी चीज़ें मुझे कवर करनी है और आप उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। ये सब टॉपिक जो है आपने पढ़ा होगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें दोहरा भी सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अलैंगिक जनन या एकल जीव जनन में। कहा कि इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाओं के बिना ही कहा कि एक जनक द्वारा नई संतति का निर्माण हो जाता है। कहा कि इसके फलस्वरूप जिस संतति का जन्म होता है वह आनुवंशिक रूप से पूरी तरह से जनक के समान होती है। मतलब कि नर और मादा दो जनकों के आपस में मिलने से जो संततियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में केवल नर या केवल मादा किसी एक की आवश्यकता पड़ती है, दूसरी संतति इसमें नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, कह रहा कि वह आनुवंशिक रूप से पूरी तरह से जो भी जीव जो है अलैंगिक जनन के द्वारा जो भी जीव उत्पन्न होती है वह बिल्कुल सेम टू सेम क्लोन होती है। मतलब टू कॉपी किसके, अपने जनक का क्लोन होती है। जैसे आपने चींटियां देखा होगा, चींटियों के शरीर में होने वाला जो जनन है वो अलैंगिक जनन है। अगर लाल चींटी है तो लाल चींटी में आप जो है कई सारी लाल चींटियां देखेंगे, उनमें भिन्नता नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एक दूसरे की क्लोन होती हैं। क्लोन मतलब होता हूबहू एक जैसी होती हैं, जिनमें डिफरेंस करना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है दोस्त, हालांकि डिफरेंस होता ही नहीं है, डिफरेंस करेंगे क्या। और रही बात जो भिन्नता आती है वो ज़्यादातर लैंगिक जनन में आती है। अलैंगिक जनन में भिन्नता बहुत कम ही देखने को मिलती है, जैसा कि इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। इस टॉपिक में भी आपको बताया जा रहा है कि वह आनुवंशिक रूप से पूरी तरह से जनकों के क्या होते हैं, समान होते हैं। अब अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है उसको समझ लेते हैं। अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं, सबसे पहले विखंडन जानते हैं। विखंडन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन देखिए। कहा कि इस विधि में परिपक्व जीव विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में बढ़ जाता है, जिसमें केंद्रक होता है कोशिकाओं में, और वह जो है क्या करते हैं, अनेक प्रकार के जीवों का निर्माण करते हैं। यानी एक जीव जो है 2 या 2 से अधिक जीवों में विभक्त हो जाता है और उनकी कोशिकाएं 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त हो जाती हैं और प्रत्येक कोशिका एक नए संतति, नए जीव का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। ठीक है, तो कह रहा कि 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है विखंडन, 2 प्रकार का। पहला होता है द्विविखंडन, दूसरा होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन मतलब 2 भागों में बट जाना, 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाना ही क्या कहलाता है, द्विखंडन, द्विविखंडन। चलिए द्विखंडन या द्विविखंडन समझते हैं। कह रहा है कि द्विविखंडन कुछ प्रोटोजोअन्स जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि में
कोशिकाएं विभाजन द्वारा समांतर दो बराबर भागों में इनकी कोशिकाएं विभक्त हो जाती हैं। इससे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, तत्पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, जिससे प्रत्येक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में क्या हो जाती है, बट जाती है। जिससे प्रत्येक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती है और प्रत्येक कोशिका या जो कोशिका या जनक कोशिका जो संतत कोशिका करा कि दो कोशिकाओं में क्या होती है, बढ़ जाती हैं, जिससे प्रत्येक कोशिका एक नए नए जीव का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। अब बहुविखंडन समझते हैं। कुछ कोशिकाओं जंतुओं जैसे कोशिका द्रव्य से विभाजित होकर सूक्ष्म विखंड बना लेती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में कोशिका आवरण फटने पर ये विखंडन मुक्त हो जाते हैं और इनमें जो है विकसित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण में प्लाज्मोडियम मलेरिया का परजीवी। एक बार समझा देते हैं। बहुविखंडन में क्या होता है कि एक जैसे ये कोशिका है, इसके अंदर अनेक छोटी छोटी जो संतति कोशिकाएं बन जाती हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर ये बाहरी लेयर जो है फट जाती है और बाहरी लेयर फटने से सारी की सारी जो है संतति कोशिकाएं बाहर आ जाती हैं और सभी जो है नए जीवों का क्या कर देती हैं, निर्माण कर देती हैं। इसी को कहते हैं बहुविखंडन। क्या कहते हैं, बहुविखंडन। द्विविखंडन में केवल एक जीव का शरीर दो भागों में बढ़ता है और द्विविखंडन का जो उदाहरण हमने आपको बताया उसके अंतर्गत बताया अमीबा, पैरामीशियम आदि में द्विविखंडन होता है। बहुविखंडन में करा कि जो मलेरिया का परजीवी जो प्लाज्मोडियम है वह जो है वही जो उसके शरीर में होने वाला जो विखंडन है वो क्या होता है, बहुविखंडन। यानी तभी तो मलेरिया रोग इतना प्रभावी हो जाता है शरीर में, बहुविखंडन होता है शरीर में। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से टॉपिक को। खंडन द्वारा क्या कह रहा है, देखिए बहुविखंडन और उसके बाद आगे बढ़ जाइए तो कह रहा है कि खंडन द्वारा नंबर 2। यहाँ देखिए आपको कहा गया था कि जो जनन होता है अलैंगिक जनन दो प्रकार का होता है। एक तो विखंडन बताया गया, विखंडन में आपने पढ़ा द्वय विखंडन और बहुविखंडन। अब नंबर 2 आप पढ़ रहे हैं खंडन द्वारा। खंडन और विखंडन में अंतर है। खंडन क्या है, कह रहा है कि इस विधि में बहुकोशिकीय जीव पूर्व वृद्धि करके 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाते हैं। वृद्धि करके 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाते हैं और जब 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाते हैं तो प्रत्येक खंड जो है एक नया जीव बना लेता है। उदाहरण के लिए कह रहा है कि स्पाइरोगाइरा, राइजोपस, यूलोथ्रिक्स, हाइड्रा में इस प्रकार का एग्जाम्पल पाया जाता है, जिसमें कि जीव पहले विकसित होता है, उसके शरीर से कोई अंग विकसित होता है और अंग जो विकसित होकर के नए क्या करता है, नए जीव में बदल जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है, इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा, राइजोपस, यूलोथ्रिक्स और हाइड्रा खंडन का। देखिए खंडन में फिर उसके बाद अगली पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन किसी जंतु के किसी भी कटे हुए भाग से जब नए जंतु की उत्पत्ति हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन। जैसे हाइड्रा का कोई शरीर से उसका कोई भी टहनी कोई अंग जब अलग होता है तो जो है नया हाइड्रा बना लेता है। प्लैनेरिया इस प्रकार का है कि उसका शरीर जितने खंडों में बढ़ता है फिर नया जीव बना लेता है। पुनरुद्भवन का एक और एग्जाम्पल हम आपको बता दें, छिपकली में पूंछ का आना। आपने छिपकली देखा होगा, उसकी पूंछ जब कट जाती है तो कुछ समय बाद उसमें नई पूंछ आ जाती है, वह भी पुनरुद्भवन का क्या होता है, एग्जाम्पल। क्या हम जैसे मनुष्यों में भी पुनरुद्भवन की क्षमता होती है? जी हाँ, होती है, मगर बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही कम। हमारा कोई अंग कट जाए तो नहीं आ सकता, लेकिन अगर हमें चोट या घाव लगती है तो कुछ समय बाद धीरे धीरे घाव क्या होती है, भर जाती है। ऐसी जगहों पर हमारी कोशिकाएं पुनरुद्भवन का कार्य कर सकती हैं, लेकिन बहुत ही थोड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। लेकिन छिपकली जैसे प्राणी में जिसमें एक पूंछ का निर्माण हो जाना या वे प्राणी जिनमें नए अंगों का निर्माण हो जाना, उनमें पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ये जो रीजनरेशन की क्रिया होती है पुनरुद्भवन, इसका मतलब होता है कि क्षति हुए अंग के स्थान पर नए अंग का आ जाना। यानी किसी अंग पर जब क्षति पहुंच जाती है और उसके स्थान पर नए अंग जो है फिर से आ जाते हैं, उसको पुनरुद्भवन कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पुनरुद्भवन की आपको जो है डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब मुकुलन समझते हैं। मुकुलन का मतलब होता है बडिंग और बडिंग का मतलब होता है कली फूटना। यानी जैसे मानिए कि हमारा ये ईस्ट है, ईस्ट के शरीर से कली यहाँ से निकली और एक कुछ समय बाद जो है यहाँ से टूट जाती है और नए ईस्ट का क्या करती है, निर्माण कर देती है। ठीक है ना, तो जैसे करा कि यानी कि कोई भाग जो है पेड़ पौधों के शरीर से, जीव जंतुओं के शरीर से कली की भांति निकलता है,
फिर उस पेड़ पौधे जीव जंतु के सही से अलग होकर नया जीव बना लेता है, नया पौधा बना लेता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं मुकुलन या बडिंग। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहता है देखिए, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि इस प्रक्रिया में एक छोटा सा उभार, इस प्रक्रिया में एक छोटा सा उभार जो निकलने लगता है, उभार मतलब ही मैंने कहा ना, कोई भाग बढ़ जाता है जिससे मुकुल कहते हैं, उस उभार को मुकुल या बड या कली कहते हैं। अब यह मुकुल धीरे धीरे बड़ा होता है, यह मुकुल धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और मात्र कोशिका से अलग होकर स्वतंत्र पादप बना लेता है। क्या बना लेता है, मात्र कोशिका से अलग होकर टूट कर, मैंने अभी बताया जैसे ईस्ट होता है, इसके सही से एक मुकुल निकला, इसको मुकुल बोलेंगे। और यह मुकुल जो है क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होकर इसको इस पादप से अलग हो जाता है और अलग होकर के एक नया क्या करता है, इसी प्रकार का ईस्ट जीव बना लेता है मात्र कोशिका। इसमें उदाहरण के लिए ईस्ट है, हाइड्रा है। मुकुल में क्या एग्जाम्पल बता रहा है, ईस्ट और हाइड्रा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन जब किसी पादप के कायिक भाग से संपूर्ण पादप प्राप्त करने की प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यानी किसी पादप के शरीर से नया पादप प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन। याद रखिएगा, आप अभी अलैंगिक जनन के अंतर्गत हैं, तो जब आप अलैंगिक जनन के अंतर्गत है तो सारी अलैंगिक विधियों को आप क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। कहा कि कायिक जनन कितने प्रकार का होता है, इसको जान लेते हैं। तो कायिक जनन मुख्य, ध्यान दीजिएगा, कायिक जनन जो है मुख्य दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा होता है यहाँ पर कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में जानते हैं। कह रहा है कि पादपों में स्वतः मतलब खुद से होने वाले कायिक प्रवर्धन को प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यह जड़, तना, पत्तियों आदि में हो सकता है। भूमिगत तनों, आलू, कंद, प्याज, आलू कह रहा कि कंद, प्याज, अदरक और अरबी आदि में जो जनन होता है, उनसे जो कली फूटती है और जिससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है, उस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम तो हम कई तरह से लगाते हैं, जैसे कलम लगाना, अनेक चीज़ें हम पेड़ पौधों को लगाने के लिए, एक तो नेचुरल प्लांट होता है, दूसरा हम उसे जो है किन्हीं दूसरे पौधों से जोड़ करके जो हम बनाते हैं, जो हम गुलाब की डाल वगैरह जो लगा देते हैं, उसकी टहनी, उसकी डाली को काट करके और वो पौधा बन जाता है। ये सारी जो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आते हैं ना। इसमें भिन्न अशुद्ध जाति के पादप या शुद्ध किस्म के पादप को रोपित किया जाता है। निम्न किस्म जाति को इसमें क्या किया जाता है, उनके तने को तीछा काट लिया जाता है, जिस स्कंद पर लगाना होता है उसमें जोड़ दिया जाता है, या फिर उसे कलम करके जो है नीचे ज़मीन पर क्या करते हैं, लगा देते हैं। इसमें गुलाब आता है, गन्ना आता है, अंगूर आता है, चमेली आता आदि। ये सारी चीज़ें जो है क्या होती हैं, इनका जो है, इन्हें हम अपने हाथों से जो है इनकी कलम लगाते हैं। इनमें अनेक विधियों से इनकी डालियों को हम क्या करते हैं, रोपित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जरा सा हम आगे बढ़ जाएं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बीजाणु द्वारा देखिए, बीजाणु द्वारा, ये आपका चौथा पॉइंट है। बीजाणु द्वारा एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों प्रकार के जीवों में जो है जनन होता है। एक कोशिकी बहुविखंडन के पश्चात चल बीजाणुओं का निर्माण होता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास। शॉर्ट में आपको मैं बहुत अच्छी बातें बता रहा हूँ, जिसको आप सीखते चलिए। क्लेमाइडोमोनास। बीजाणु द्वारा जनन पादप के बीजाणु धानी में सैकड़ों इकाइयाँ या सैकड़ों जो है कण बनते हैं, और जिन्हें बीजाणु कहते हैं। जब ये पादपों की बीजाणु धानी फटती है तो ये सभी बीजाणु वायु या भूमि या जल या मृदा आदि के माध्यम से बिखर जाते हैं और पादप, नए नए पादप को जन्म देते हैं। ऐसा राइजोपस में होता है, ऐसा म्यूकर में होता है, ऐसा अनेक, यानी कहने का मतलब यह है कि बीजाणु जो है एक कोशिका में बंद जैसा उसमें था, और फिर जब यह जो है विकसित होता है कोशिका तो फट जाता है। फटने के बाद सभी जो है यहाँ से संतति पादप जो है निकलते हैं और क्या करते हैं, नए पादपों का निर्माण कर देते हैं। ठीक है ना, यही इस प्रकार का जनन जो है बीजाणु द्वारा जनन कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है लैंगिक जनन। कौन जनन? लैंगिक जनन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लैंगिक जनन कहा कि प्रजनन की वह क्रिया जिसमें विशेष जनन कोशिकाएं दो युग्मकों के मिलने से बनी
रचना युग्मनज द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। युग्मकों के संयोग संयुग्मन को निषेचन कहते हैं। युग्मकों का निर्माण एक ही जनक या दो अलग अलग जनकों के नर एवं मादा से होता है। मतलब कि ऐसा जनन जिसमें नर एवं मादा दोनों की आवश्यकता होती है, इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें नर एवं मादा दोनों क्या करते हैं, जो है पूर्ण रूप से शामिल होते हैं, भाग लेते हैं। लैंगिक जनन का महत्व जात स्पीशीज की त्रुटि में पाई जाने वाली भिन्नता स्पीशीज के अतिरिक्त बनने सहायक होती हैं। दो विपरीत लिंगों वाले विभिन्नताएं उत्पन्न होती, मतलब कि जो है जो उत्पन्न संतति होती है या तो नर पर डिपेंड करती या तो मादा पर। ठीक है दोस्त। और आगे कह रहा कि कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों एवं डीएनए की संख्या आधी होती है, यानी आधा जो है जो गुणसूत्र होता है वो नर का होता है और आधा गुणसूत्र जो है मादा का होता है। लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा संतति डीएनए गुणसूत्रों की मात्रा पुनर्स्थापित की जाती है। ठीक है दोस्त। तो कहने का मतलब है कि इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, तो संतति निर्माण में दोनों सहायक होते हैं। तो जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं संततियों में, वो नर एवं मादा दोनों के आधे आधे लक्षण क्या होते हैं? संततियों में विद्यमान रहते हैं। इस कारण से इस प्रकार के जो लैंगिक जनन है उसमें नर और मादा दोनों का होना क्या है? अनिवार्य है। अर्थात दो अलग अलग लैंगिक लक्षणों वाले नर एवं मादा जब जो है संतति को जन्म देते हैं, तो इस प्रकार के हम जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक रहा और आज की जो वीडियो रही बहुत ही बेहतर आपको समझ में आई होगी। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं सारे प्रश्नों को समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर यदि पुराने हैं तो चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जो बोर्ड की तैयारी करें। मैंने पहले बता दिया है कि 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और आगे आपको जो है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए और अच्छे से अच्छे कमेंट्स कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।